ताकि जो है आज जो हम करें वो आपके पास सेव हो। तो आज हमने पहली चीज़ ये समझनी है कि क्लाउड नहीं सॉरी MCP सर्वर की वर्किंग किस तरह से हो रही होती है, उसमें कौन कौन से ट्रांसपोर्ट मौजूद हैं। उसके अलावा हमने लास्ट क्लास में रिसोर्सेज और प्रॉब्लम को समझा था, उसको भी हम फिर से समझेंगे, देखेंगे क्या चीज़ है। उसके अलावा हमारे पास अपने MCP सर्वर को हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, क्लाउड डेस्कटॉप के साथ। सेम तरीका क्लाउड कोड के साथ कनेक्ट करने के लिए, जैसे आप लोग क्लाउड कोड में MCP सर्वर कनेक्ट करते थे थर्ड पार्टी, वो आप अपना MCP सर्वर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम देखेंगे किस तरह से, बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल रॉकेट साइंस नहीं है। MCP सर्वर का यही फ़ायदा है कि एक दफ़ा आपने बना लिया उसको तो आप किसी भी एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम क्लाउड कोड के साथ जो हमारा क्लाउड डेस्कटॉप की एप्लीकेशन है उसमें कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो ये आज का, उसके अलावा क्या चीज़ है, लास्ट में हमारे पास एक और चीज़ है, हम देखते हैं। हैंड ऑन हो गया, ठीक हो गया। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, आज करते हैं। तो MCP के बारे में हमने पढ़ा था, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल क्यों यूज़ होता है, एजेंट को, किसी भी एजेंट को टूल्स प्रोवाइड करने के लिए। तो टूल्स तो हमारे पास वैसे भी थे, एक स्टैंडर्ड तरीका प्रोवाइड करता है जिससे होगा ये कि आप टूल्स जो हैं वो अपने किसी भी एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकेंगे। तो हमने ये देख चुके हैं लास्ट 2 क्लासों में। उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि MCP सर्वर के अंदर 3 मेन प्रिमिटिव्स हैं, मतलब 3 मेन चीज़ें हैं। एक है टूल्स, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, आप लोग भी यूज़ कर रहे होंगे। दूसरी चीज़ है रिसोर्स और तीसरी चीज़ है प्रॉम्प्ट्स। टूल्स का तो हमें समझ आ गया, उसके अंदर हम अपनी कोई भी फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई भी काम करा सकते हैं। तो टूल्स में इतनी कोई रॉकेट साइंस। रिसोर्स और प्रॉम्प्ट्स, ये क्या चीज़ है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था रिसोर्सेज का। जी एक्सटर्नल डेटा नहीं, लेकिन डेटा प्रोवाइड किस फॉर्म में, जरूरी नहीं है मार्कडाउन के फॉर्म में। रिसोर्सेज जब वर्ड यूज हो रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब यह है कि किसी भी तरह की फाइल, जैसे MDX की फाइल हो गई, डॉक्स की फाइल हो गई, PDF की फाइल हो गई, किसी भी तरह की रिसोर्स। तो MCP सर्वर रिसोर्सेज का ऐसा क्या फीचर प्रोवाइड कर रहा है, MCP सर्वर रिसोर्सेज का ऐसा फीचर प्रोवाइड कर रहा है कि अगर आपने, अच्छा रिसोर्स का जो फीचर है वो कर्सर पे मौजूद है, रिसोर्स का जो फीचर है वो कर्सर अगर आप लोगों ने यूज़ किया है तो उसमें मौजूद है। अगर मैं इसका एजेंट खोलूँ अपना, इवन क्लाउड मोड में भी मौजूद है ये रिसोर्स का फीचर, बहुत आसान है। अच्छा MCP के साथ मौजूद नहीं है, मैं मिसाल दे रहा हूँ कि MCP में रिसोर्सेज का क्या मतलब है। तो MCP सर्वर हमारे पास एक स्टैंडर्ड जगह हो गई जहाँ से हम टूल्स अपने एजेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसी तरह से टूल्स के साथ हम एक और चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब ये है किसी भी तरह की फाइल, वो पाइथन की फाइल भी हो सकती है, वो डेटाबेस की फाइल भी हो सकती है, वो किसी भी तरह की फाइल हो सकती है। तो होगा ये कि हमारा MCP सर्वर कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स प्रोवाइड करेगा उनके एजेंट को।
मिसाल है कि भाई अगर मैंने एक एप्लीकेशन बनाई है, वेबसाइट बनाई मैंने, वो वेबसाइट मेरे MCP सर्वर के साथ कनेक्टेड है, बीच में ज़ाहिर है एजेंट्स SDK होगा, तो मेरे MCP सर्वर के साथ कनेक्टेड है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा MCP सर्वर में जो मैंने रिसोर्सेज डाली, जो फाइल्स डाली, वो यूज़र यूज़ कर सके। और यूज़र किस तरह से यूज़ करेगा? यूज़र बहुत आसान तरीके से यूज़ करेगा कि ये राइट साइड पे आप लोगों के पास आ रहा होगा, मैं @ लगा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं सारी फाइल्स की डिटेल्स आ रही हैं। तो इसी तरह से जब आप अपना MCP सर्वर में रिसोर्सेज का फीचर इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उसमें यही होगा कि आपके MCP सर्वर में अगर आपने कोई फाइल्स यूज़र को देनी है कॉन्टेक्स्ट के तौर पे, तो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया main.py, मैं फाइल का रेफरेंस इसको जूम कर देता हूँ, मैंने फाइल का रेफरेंस दिया और मैंने साथ में कहा एक्सप्लेन दिस फाइल। तो जब मैं ये प्रॉम्प्ट भेजूंगा कर्सर को, तो कर्सर क्या करेगा? कर्सर के पास क्या क्या चीजें जाएंगी? कर्सर का जो एजेंट होगा उसके पास क्या क्या चीजें जाएंगी? फाइल की पूरी डिटेल्स जाएंगी, उसके अलावा एक्सप्लेन ये हमारा प्रॉम्प्ट जाएगा। तो इससे फायदा क्या हुआ यूजर को? यूजर अपनी इजीली फाइल को क्या कर सकता है? अटैच कर सकता है। वरना क्या होता है, यूजर को पूरी main.py का कंटेंट कॉपी करना पड़ता और यहाँ पे पेस्ट करना पड़ता, तो पूरी फाइल की लाइनें आ जाती हैं। यहाँ पे 17 लाइनें शो कर रहा होगा। तो इसका शॉर्टकट ये है कि भाई आपके पास MCP सर्वर में रिसोर्सेज का फीचर होता है जो आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये हम इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं करेंगे, मतलब इसका कोड मैं दिखा दूँगा, इम्प्लीमेंट करना तो बहुत आसान है। ज़्यादा वर्किंग जो है इसकी, ये बिल्ट इन मौजूद नहीं है। जब हम प्लॉट डेस्कटॉप पे ये भी काम करेंगे ना, तो ये हमारे पास बिल्ट इन मौजूद नहीं है। इसका क्या मतलब है, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। रिसोर्सेज का जब कोड आएगा तो उसमें मैं आपको समझा दूँगा। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि रिसोर्सेज का फीचर क्या करता है। एक ऐसा MCP सर्वर जिसके अंदर आप फाइल्स का एक्सेस दे सकते हैं यूजर्स को। तो यूज़र जो फ्रंट एंड में यूज़ करेगा वो सिर्फ @ लगाएगा, @ लगाते ही उसके पास सारी फाइल्स की लिस्ट आ जाएगी। तो इसमें होता ये है कि यूज़र जब @ लगाता है ना, तो जैसे ही वो @ लगाएगा एक रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे? MCP सर्वर पे। और MCP सर्वर पे जब वो रिक्वेस्ट जाएगी तो जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी रिसोर्सेज हैं, उसकी एक लिस्ट आ जाएगी आपके पास कर्सर पे, या कोई भी आपका फ्रंट एंड हो सकता है, उसकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे ही वो लिस्ट आएगी, वो लिस्ट इस तरह से शो हो जाएगी। फिर जब मैं इस लिस्ट में से कोई भी सेलेक्ट करूँगा फाइल, जैसे main.py, और मैं एंटर दबाऊंगा, तो होगा ये कि पहले हमारी रिक्वेस्ट जाएगी कहाँ पे? MCP सर्वर पे जाएगी। वहाँ से main.py का जो कंटेंट है वो निकाल के फिर LLM के पास जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका हो जाएगा MCP सर्वर को यूज़ करते हुए रिसोर्सेज इम्प्लीमेंट करना, जिसमें आप फाइल्स अटैच कर सकते हैं। सारी फाइल्स कहाँ पे रखी होंगी? MCP सर्वर के केस में जो मैं फाइल शेयर करना चाह रहा हूँ वो कहाँ पे रखी होंगी? वो MCP सर्वर पे रखी होंगी। तो ये वाला क्या कहते हैं उसका रिसोर्सेज का फीचर है, जो कि बहुत कम यूज होगा आप लोगों के पास। ज़्यादातर काम टूल से ही आपका हो जाएगा, लेकिन एक प्रिमिटिव है तो हमें समझना था। एक और प्रिमिटिव है MCP सर्वर के अंदर, एक टूल हो गया, रिसोर्सेज हो गया, और तीसरा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट की मिसाल इस तरह से होगी कि हमारे पास कुछ बने बनाए प्रॉम्प्ट्स हम कहाँ पे बनाएंगे? MCP सर्वर में बनाएंगे। और बनाना बहुत आसान है, रिसोर्स भी और MCP सर्वर भी। तो अगर मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट सर्च करूँ, तो ये अब इसको देख के आपको क्या समझ आ गया? ये हम MCP सर्वर जब बना रहे हैं तो नॉर्मली हम क्या करते थे? @mcp.tool करते थे। यहाँ पे टूल नहीं किया हुआ, यहाँ पे mcp.prompt किया हुआ। इसका मतलब हम
प्रॉम्प्ट बनाना है। तो कोड देख के क्या लग रहा है कि प्रॉम्प्ट का फीचर क्या करता होगा? यूजर को क्या चीज रिटर्न करता है? एक बना बनाया प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट। तो आप देख सकते हैं ये क्या है, प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट है, जिसके अंदर यहाँ पे क्या है, एग्जाम्पल यू आर अ सीनियर, लैंग्वेज कहाँ से आ रही है? लैंग्वेज कहाँ से आएगी? लैंग्वेज यूजर प्रोवाइड करेगा, जो भी लैंग्वेज होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा? यूजर प्रोवाइड करेगा। तो यूजर लैंग्वेज बताएगा अपनी, उसके बाद डेवलपर एंड टीचर रिव्यू दिस स्टूडेंट कोड एंड एक्सप्लेन मिस्टेक इन सिंपल इंग्लिश। उसके बाद यूजर का कोड आ गया और लास्ट में हमारे पास हमारा प्रॉम्प्ट हो गया। तो इसमें होगा ये कि जब मैं फ्रंट एंड से इसको कॉल करना चाहूँगा तो मैं किस तरह से करूँगा? मैं पूरा प्रॉम्प्ट नहीं लिखूँगा, मैं क्या करूँगा, वरना मुझे क्या करना पड़ता, हर दफ़ा ये प्रॉम्प्ट लिखना पड़ता पूरा। और यहाँ लैंग्वेज की जगह पे कोई भी लैंग्वेज में लिखता और स्टूडेंट का जो भी कोड है वो यहाँ प्लेस होल्डर की जगह पे, कोड की जगह पे मैं रख देगा। लेकिन प्रॉम्प्ट का फीचर आपको ये ऑप्शन देता है कि भाई आपने पूरा प्रॉम्प्ट बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट अगर आपने वो वाला यूज़ करना है कोड रिव्यू वाला, तो आप लिखेंगे स्लैश, हमारे प्रॉम्प्ट का क्या नाम था फंक्शन का? कोड रिव्यू। नाम तो कुछ भी रख सकते हैं लेकिन इसका नाम कोड रिव्यू। तो यहाँ मैं लिखूँगा कोड डैश रिव्यू। और इसमें क्या क्या चीज़ें मुझे बतानी थी कोड रिव्यू में? एक लैंग्वेज बतानी थी जो मैंने बता दी पाइथन। दूसरा मुझे एक कोड देना था, जो भी हमारा कोड होगा वो साथ में दे देना है। तो ये जब मैं प्रोवाइड करूंगा तो बैकग्राउंड में क्या होगा? एलएलएम के पास एट द एंड क्या चीज़ जाएगी? एलएलएम के पास ये प्रॉम्प्ट जाएगा, प्रिंट पाइथन और प्रिंट हेलो। नहीं, एलएलएम के पास आपका ये पूरा प्रॉम्प्ट जाएगा जो कि आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। यूज़र को तो नहीं पता है ना कि भाई अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे लिखूँ। तो हमने क्या किया, अच्छा प्रॉम्प्ट का टेम्पलेट एक दे दिया है। यूज़र को क्या करना है, सिर्फ मेन चीज़ें बतानी है, जैसे लैंग्वेज हो गया और कोड हो गया। इस वाली चीज़ में हमने ये चीज़ मांगी है, कोड और लैंग्वेज। तो इस फीचर की वजह से होगा ये कि आपका MCP सर्वर यूज़र के बिहाफ पे एक अच्छा फॉर्म बना देगा। तो ये भी एक प्रिमिटिव है आपके पास MCP सर्वर में। एक टूल्स बनाने वाला है जो कि आपके पास सबसे ज़्यादा यूज़ होगा। रिसोर्सेज आपके पास इतना यूज़ नहीं होते, ना प्रॉम्प्ट आपके पास इतना यूज़ होते हैं, क्योंकि इसके लिए और तरीके हैं हमारे पास। लेकिन ये फीचर्स हैं, ये प्रिमिटिव्स हैं MCP सर्वर के अंदर। सवाल? अच्छा, रिसोर्स का कोड भी बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि क्या करना है मुझे, @MCP, अगर मुझे कोई रिसोर्स बनाना है तो @MCP.resource। इसके अंदर बस आपने एक चीज़ पास करनी है, जो कि आपके पास जो भी आप रिटर्न कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप PDF रिटर्न कर रहे हैं, कोई डॉक्स रिटर्न करना है, तो उसका नाम आप क्या लिखेंगे। इसमें कोई रूल नहीं है, अगर आप गलत भी लिखते हैं तो एरर नहीं आएगा। लेकिन आपने बस यहाँ पे अपनी और LLM की कहानी के लिए यहाँ पे सही नाम रखना है कि अगर मैं PDF दे रहा हूँ तो यहाँ डॉक्स या PDF या ऐसा नाम दे दूँ जिससे हमारे LLM को पता चल जाए कि इस रिसोर्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। करंटली हमारे पास क्या चीज़ मौजूद थी, नोट्स। और नोट्स के अंदर हमारे पास किस चीज़ के नोट्स मौजूद थे, ये भी आइए पूरी चीज़ें क्या आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो बस आपने ये चीज़ प्रोवाइड करनी होगी और ये यूनिक होगी। मतलब अगर मैं रिसोर्स दूसरी बनाता हूँ तो इसके अंदर मुझे फिर चेंजेस करनी होगी, बस ये प्रोवाइड करना होगा। और रिटर्न में मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे जो सिंपल नोट्स प्रोवाइड किए हैं, आप यहाँ पे PDF फाइल भी प्रोवाइड कर सकते हैं इंपोर्ट करा के। आप यहाँ पे कोई सी भी फाइल प्रोवाइड कर सकते हैं इंपोर्ट करा के। तो रिटर्न में आपके पास ये सिंपल एग्जाम्पल रखने के लिए स्ट्रिंग रिटर्न कराते हैं। तो जब मैं यहाँ पे जब मैं कर्सर खोल रहा हूँ तो आप ये समझे कि मेरी
एप्लीकेशन है फ्रंट एंड जो कि कनेक्ट है मेरे MCP सर्वर के साथ। यहाँ समझाने इसलिए आसान है क्योंकि यहाँ उस तरह का आपके पास इन्वायरमेंट मौजूद है। तो जब मैं @ लगाऊंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट स्टूडेंट नोट्स, यही नाम था हमारे फंक्शन का। हाँ, तो हमारी रिसोर्स का यही नाम था, गेट स्टूडेंट नोट्स। तो जब मैं @get स्टूडेंट नोट्स लिखकर एंटर दबाऊंगा तो मेरे LLM के पास क्या चीज़ जाएगी, ये सारी इंफॉर्मेशन जो कि रिसोर्स रिटर्न कर रहा है वो इंफॉर्मेशन जाएगी। और उसके साथ में अपना कोई प्रॉम्प्ट भी ऐड कर सकता हूँ, प्लीज़ एक्सप्लेन दीज नोट्स इन डिटेल, मैं ये भी ऐड कर सकता हूँ। तो होगा ये कि भाई नोट्स भी जाएंगे स्टूडेंट के और LLM के पास ये मेरा प्रॉम्प्ट भी जाएगा जो मैंने हाईलाइट किया। तो इस तरह से जो है आपके पास रिसोर्सेज वर्क कर रही होती हैं। MCP सर्वर में स्टैंडर्ड तरीका प्रोवाइड करती है। प्रॉम्प्ट के बारे में भी हमने समझा कि प्रॉम्प्ट भी आपके पास स्टैंडर्ड बिल्डिंग प्रॉम्प्ट्स प्रोवाइड करता है MCP सर्वर के थ्रू। इसको लिखना भी बहुत आसान है, बस प्रिमिटिव और जो आपके पास डेकोरेटर यूज होगा @mcp.com। आप अभी हम आपके लिए तो सुबह क्लास रखवानी है हमने, आप लेटा है, आपने ही बोला था ना सुबह रखवाने के लिए। तो कौन आगे इसको 2 मिनट में फाइंड आउट करेगा? आप आ गए? नहीं आ गए? चलो, हमने MCP सर्वर के अंदर टूल्स पढ़े हैं, ऐसे ही टूल्स हमारे पास प्रोवाइड करते हैं। कोई भी फंक्शनलिटी हम टूल्स के अंदर डाल सकते हैं और किसके साथ शेयर कर सकते हैं, एजेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। तो टूल्स हमारे पास MCP सर्वर का एक फीचर होगा। उसके अलावा 2 और फीचर हैं, एक है रिसोर्सेज, एक है प्रॉम्प्ट। तो टूल्स ही सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स मौजूद है लेकिन इतना यूज नहीं होते। आपने देखा होगा MCP सर्वर में आज तक आपने रिसोर्सेज और प्रॉम्प्ट्स यूज नहीं करे, लेकिन ये है MCP सर्वर। रिसोर्स क्या करता है कि अगर आपने LLM को कोई फाइल प्रोवाइड करनी है MCP सर्वर के थ्रू तो आप रिसोर्स बनाएंगे उस फाइल की। फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर कोई PDF प्रोवाइड करनी है अपने LLM को, तो मैं किस तरह से प्रोवाइड करूँगा, फंक्शन बनाऊँगा, @MCP रिसोर्स लिखूँगा, इसके अंदर जो भी मेरे PDF का लिंक होगा वो मैं प्रोवाइड करूँगा। अब रिसोर्स में अपनी PDF का जो भी लिंक होगा वो प्रोवाइड करेंगे। तो होगा क्या इससे कि अच्छा इसका जो तरीक़ेकार होता है सही वो ये होता है कि PDF का जो भी कंटेंट है वो मैं निकालूँ और वो रिटर्न करूँ। मैंने आज लिंक रिटर्न कर दिया जो कि गलत है, लेकिन आप समझते हैं कि भाई यहाँ पे PDF का कंटेंट मैं रिटर्न कर रहा हूँ, जो भी कंटेंट होगा PDF के अंदर। तो जब मैं ये रिसोर्स बनाऊँगा और मैं इसको लाइव कर दूँगा तो किसी को अगर मेरी रिसोर्स का फीचर यूज़ करना है तो वो किस तरह से करेगा अपने क्लाइंट में। जैसे ये कर्सर आपके पास मौजूद है, प्लॉट कोड मौजूद है, आपकी कोई वेबसाइट मौजूद है, आपने वहाँ पे रिसोर्स का फीचर को इम्प्लीमेंट करना है जो मेरे MCP सर्वर में बना दिए। उसका ये तरीक़ेकार होगा कि आपने ज़ाहिर फ्रंट एंड का कोड लिखना होगा, ये ऐसी बिल्डिंग नहीं मिलता आपको। उसके लिए आपने एडिशनल काम करना पड़ेगा। क्या काम होगा कि आप @ जैसे ही लगाओगे आपके पास तमाम, अभी तो हमने एक रिसोर्स बनाई है, वो तमाम रिसोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी इस तरह से। तो ये फंक्शनैलिटी आपने इम्प्लीमेंट करनी होती है बिल्डिंग में। तो @ लगा, अच्छा @ की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हैं। आप चाह रहे हैं एंड का साइन लगाओ तो आए सारी फाइल्स, तो आपकी मर्जी। तो इस फंक्शनैलिटी को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। नॉर्मली @ से ही हम करते हैं, कर्सर में भी देखें बिल्ट इन @ से या प्लॉट कोड में भी @ जैसे ही मैं @ लगाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास एक लिस्ट आ जाएगी रिसोर्सेज की।
तो लिस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, वो लिस्ट के अंदर मेरे पास ये PDF फाइल होगी और PDF फाइल का कुछ ना कुछ नाम होगा। तो नाम होगा हमारी PDF फाइल का कुछ अच्छा, ये डिक्शनरी में आप रिटर्न करेंगे जिसके अंदर जो है आपके पास PDF फाइल का नाम भी होगा, कुछ इस तरह से आप रिटर्न करेंगे डिक्शनरी में। अब ये मल्टीपल होंगी तो आप जाएंगे इसको लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न करेंगे। फिलहाल हमने यहाँ पे नोट्स प्रोवाइड कर दिए, और जब भी यूज़र यहाँ पे @नोट्स लिखेगा तो होगा क्या कि हमारे MCP सर्वर से किसकी रिसोर्स फैच करेगा, वो जो भी नोट्स के अंदर चीज़ होगी, इस केस में हमारे पास PDF फाइल है तो वो हमारे पास रिटर्न हो जाएगी। इसी तरह से मल्टीपल रिसोर्सेज भी हो सकती हैं। यहाँ पे जब मैं नोट्स के साथ लिखूँगा एक्सप्लेन दिस तो होगा क्या, ये पूरी PDF फाइल को एक्सप्लेन करेगा। इससे फ़ायदा किसको हो रहा है, फ़ायदा किसको हो रहा है, एंड यूज़र को। मतलब एंड यूज़र को पूरी नोट्स नहीं प्रोवाइड करने पड़ रहे, एंड यूज़र को सिर्फ क्या करना पड़ रहा है, उस फाइल का रेफरेंस देना पड़ रहा है। ये फ्रंट एंड में आप लोगों के पास इंप्लीमेंट होगा, लेकिन रिसोर्स का आपको मकसद समझ आना चाहिए। MCP सर्वर पे कोई भी फाइल आपने अगर शेयर करनी है अपने एजेंट्स के साथ तो MCP में आप रिसोर्स का फीचर यूज़ करेंगे। और MCP में अगर प्रॉम्प्ट्स के फीचर की बात करें तो ये आपको कुछ नहीं, टेम्पलेटेड प्रॉम्प्ट आपको देते हैं, जो कि अभी हमने डिटेल में समझा कि अगर यूज़र को आप चाह रहे हैं कि यूज़र पूरा प्रॉम्प्ट ना लिखे, आप बना बनाया प्रॉम्प्ट देना चाह रहे हैं, तो उसमें होगा ये कि आप MCP सर्वर का कौन सा फीचर यूज़ कर सकते हैं, MCP.prompt का। तो प्रॉम्प्ट का फीचर यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हैं, यूज़र को एक टेम्पलेट दे सकते हैं प्रॉम्प्ट का, जिससे होगा ये कि यूज़र को सिर्फ लैंग्वेज बतानी होगी और कोड बताना होगा। मतलब कोड आपका जो भी कोड होगा पाइथन का या जावास्क्रिप्ट का वो बताना होगा। बैकग्राउंड में क्या होगा, ये पूरा प्रॉम्प्ट हमने जो MCP सर्वर पे बनाया है, ये प्रॉम्प्ट जाएगा LLM पे। तो ये प्रॉम्प्ट का फीचर है जो कि किसके लिए फ़ायदेमंद है, एंड यूज़र के लिए फ़ायदेमंद है कि अगर उसने कोई कोड रिव्यू कराना है तो पूरा प्रॉम्प्ट नहीं लिखेगा, वो सिर्फ कोड रिव्यू करके कमांड ऐसे लिखेगा। अब इसके अंदर मैंने आपने नोट किया होगा, मैंने स्लैश लगाया। अगर स्लैश की जगह आप कुछ और भी लगा सकते हैं, नॉर्मली हम स्लैश लगाता हूँ। ये वाली चीज़ भी फ्रंट एंड पे अगर आपकी वेबसाइट है तो उसमें आपने इम्प्लीमेंट करनी होगी, ऐसे बिल्टिंग नहीं मिलता। तो स्लैश लगाने से प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट आ जाए, तो स्लैश लगाऊंगा तो जितने भी मेरे पास टेम्पलेटेड प्रॉम्प्ट्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। जैसे क्रिएट टूल हो गया, क्रिएट स्किल हो गया, क्रिएट सब एजेंट हो गया। इसमें से अगर मैं कोई भी सेलेक्ट करता हूँ तो होगा क्या कि मैं इसको एंटर दबाऊंगा तो क्रिएट टूल के अंदर जो भी टेक्स्ट था वो मेरे पास LLM के पास चला गया। मुझे कुछ यहाँ पे रूल्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉम्प्ट्स का ये फीचर है कि आप यूज़र को टेम्पलेटेड प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, जिससे यूज़र को पूरा प्रॉम्प्ट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूज़र सिंपल आपके पास तो वो कमांड चलाएगा, इस केस में कोड रिव्यू है, यूज़र क्या करेगा, स्लैश कोड रिव्यू चलाएगा। तो ये क्या करेगा, आपका कोड रिव्यू वाला जो प्रॉम्प्ट है वो LLM के पास भेज देगा। तो ये दो फीचर्स हैं जो कि MCP सर्वर में है। टाइम कम है, हम इस पर इतना फोकस नहीं करते क्योंकि ये बहुत कम यूज़ होता है। जो मेन चीज़ें उसकी तरफ चलता है। तो ये MCP सर्वर हम पढ़ चुके हैं। MCP सर्वर का आर्किटेक्चर समझना ज़रूरी है कि MCP सर्वर किस तरह से काम कर रहा होता है। तो इस डायग्राम को देख अगर राम भाई इसको मिनिमाइज कर देंगे होने में आ रहा है, ठीक है। तो ये सिंपल आर्किटेक्चर है। जब आप MCP सर्वर को अपनी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करते हैं उसका, तो होस्ट क्या चीज़ है इस केस में, होस्ट क्या चीज़ है,
ये होस्ट जो है वो हमारी एप्लीकेशन हो सकती है, हमारी वेबसाइट हो सकती है, कोई भी हमारी एप्लीकेशन हो सकती है, या क्लाउड कोड भी हो सकता है, या कर्सर भी हो सकता है। कोई भी हमारा एजेंट होगा होस्ट। ये हमारा एजेंट हो गया होस्ट। ये क्या है? क्लाइंट। सेकंड वाले बॉक्स का क्या मतलब है? ये एमसीपी क्लाइंट है। ये एमसीपी क्लाइंट यूज होता है किससे कनेक्ट करने के लिए? एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करने के लिए। एमसीपी क्लाइंट के बगैर एमसीपी सर्वर से कनेक्ट नहीं हो सकते। अब बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन हैं जैसे क्लाउड हो गया, कर्सर हो गया, क्लाउड कोड हो गया। ये एप्लीकेशन क्या करती हैं कि एमसीपी क्लाइंट बिल्ट इन देती है, मतलब आपको क्लाइंट इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें बिल्ट इन होता है। आपने क्या चीज़ इंप्लीमेंट करनी होती है? एमसीपी सर्वर को। ये आपने बस एमसीपी सर्वर बनाना है। इस एमसीपी सर्वर को किसी भी आप एजेंट के साथ कनेक्ट कर सकते हो, और एजेंट के अंदर बिल्ट इन क्या मौजूद होता है? एमसीपी क्लाइंट आपके पास मौजूद होता है। तो ये सिंपल सा आर्किटेक्चर है, और ये इसकी डिटेल भी आ गई। ये आर्किटेक्चर किस चीज़ के लिए बताया आपने? जो मैंने फ्लो बताया कि जब आप एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें एमसीपी सर्वर को कहाँ कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका एजेंट होगा। एजेंट में आपके पास ये सबसे लेफ्ट वाला है, ये आपका एजेंट होगा। उसके बाद एजेंट के अंदर आपके पास क्लाइंट होगा, एमसीपी क्लाइंट, जो कि आपकी हेल्प करेगा एंड आपके एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करेंगे या किसी भी एमसीपी सर्वर से कनेक्ट करेंगे। अच्छी बात यह है, ये जो क्लाइंट है ये बिल्ट इन है। जैसे अगर आप ओपन एआई एजेंट्स एसडीके यूज़ करते हुए अपना एजेंट बनाते हैं तो क्लाइंट की जो फंक्शनैलिटी है वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हुई भी है, उसमें पहले से इंप्लीमेंट हुई है। तो आपने सिर्फ एमसीपी सर्वर बनाना होगा और अपना एजेंट बनाना होगा, जो कि आपका एजेंट है, या बने बना एजेंट यूज़ करेंगे जैसे कर्सर हो गया, क्लाउड कोड हो गया। नीचे आता है। अब यह है डायग्राम। मसला ये है कि इसको जूम इतना नहीं कर सकता मैं, लेकिन इस डायग्राम को कौन कौन समझा सकता है मैं एक दफ़ा दिखा देता हूँ डायग्राम है क्या। यहाँ पे हमारे पास एंड यूज़र है जो कि हमारी एप्लीकेशन भी यूज़ कर रहा होगा। एंड यूज़र रिक्वेस्ट करता है कहाँ पे? हमारे सर्वर में। सर्वर से रिक्वेस्ट, हमारा सर्वर बेसिकली जो हमारा एजेंट होगा वहाँ पे, तो फास्ट एपीआई को यूज़ करते हुए हमारे सर्वर पे रिक्वेस्ट आएगी, और हमारे सर्वर से रिक्वेस्ट कहाँ पे जा रही है? एमसीपी क्लाइंट पे जा रही है। एमसीपी क्लाइंट से कहाँ पे जा रही है? एमसीपी सर्वर पे जा रही है। तो अब मैं एक यूज़र हूँ और मैंने कनेक्ट करना है गिटहब का एमसीपी सर्वर। तो मैंने अपने फ्लो के अंदर जो मेरी एप्लीकेशन थी उसमें मैंने गिटहब का एमसीपी सर्वर कनेक्ट कर दी, और जो एलएलएम मैं यूज़ कर रहा हूँ वो जेमिनी यूज़ करते थे हम लोग अमूमन, लेकिन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं कौन सा एलएलएम यूज़ कर रहा हूँ? क्लाउड। तो ये सारे हमारे पास पीसेज हैं। अब मुझे पूरा फ्लो समझाना है आपको, या आप लोगों ने समझाना है कि अगर यूज़र के पास एप्लीकेशन है, यूज़र प्रॉम्प्ट लिखता है व्हाट रिपॉजिटरीज डू आई हैव, यूज़र ने प्रॉम्प्ट लिखा, ये प्रॉम्प्ट एलएलएम तक कैसे जाएगा? बीच में एमसीपी सर्वर भी तो है। एमसीपी सर्वर कब कॉल होगा? एमसीपी सर्वर का जो जवाब है वो कब आएगा? उस जवाब के बाद एलएलएम के पास कब जाएगा और एलएलएम कब जवाब देगा? एट द एंड फाइनली हमारे पास क्या चीज़ आएगी, वो पूरा फ्लो हमें पता होना चाहिए। तो ये उसकी पूरी की डायग्राम है कि किस तरह से आपका जो भी टूल्स है वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो पहले से इतना पार्ट कौन समझा सकता है? जी, ये पूरा फ्लो है कि आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इतने सारे एरोज नज़र आ रहे हैं ना बैकग्राउंड में, इतना सारा काम हो रहा है। नीचे भी मैं करता हूँ, ये देखिए ये सारा काम हो रहा है, और एंड में आपके पास रिस्पॉन्स जा रहा है। तो हर एमसीपी सर्वर में पूरा फ्लो चल रहा होता है। तो सिर्फ पहले तो इतना पार्ट को कौन समझा सकता है? यूजर ने रिक्वेस्ट करी व्हाट रिपॉजिटरीज डू आई हैव,
ये रिक्वेस्ट फास्ट एपीआई को यूज़ करते हुए मेरे पास कहाँ पे गई, मेरे सर्वर पे गई, जो मैंने एजेंट बनाया वहाँ पे गई है, वहाँ फास्ट एपीआई मेरा सर्वर है। अब ये जो रिक्वेस्ट है, जो मेरा प्रॉम्प्ट है, वो मैं किसको भेजूंगा, एमसीपी क्लाइंट को यूज़ करते हुए। पहले तो एमसीपी, अच्छा मेरा प्रॉम्प्ट जो है ना वो ये है, व्हाट इज रिपोजिटरी डू आई हैव। जैसे ये रिक्वेस्ट आएगी मैं किसको रिक्वेस्ट भेजूंगा, एमसीपी, मेरे सर्वर से एमसीपी क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजूंगा कि भाई मुझे मेरे एमसीपी सर्वर में जितने भी टूल्स हैं उनकी लिस्ट दे दो। अब इसका कुछ कोड होगा कि ऐसे मैं फॉर्म के थ्रू ऐसे नहीं भेजूंगा टेक्स्ट फॉर्म में, मैं यहाँ कुछ कोड लिखूंगा। इसमें होगा ये कि जैसे ही मेरी यूज़र की रिक्वेस्ट आएगी मेरा सर्वर क्या करेगा, एमसीपी क्लाइंट से बोलेगा कि भाई मुझे क्या ला के दे दो, जितने भी टूल्स हैं मेरे एमसीपी सर्वर में उनकी लिस्ट ला के दे दो। तो क्या करेगा, तमाम टूल्स की लिस्ट ला के दे देगा। अच्छा लिस्ट कैसे ला के देगा, मेरा एमसीपी क्लाइंट किससे लिस्ट मांगेगा, लिस्ट किसके पास मौजूद है, टूल्स कहाँ पे मौजूद है हमारे पास, एमसीपी सर्वर पे मौजूद है। तो मेरा एमसीपी क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा एमसीपी सर्वर को, वो क्या रिक्वेस्ट करेगा, एक रिक्वेस्ट करेगा जिसके अंदर वो मांगेगा लिस्ट टूल रिक्वेस्ट। ये क्लास होती है एमसीपी सर्वर के अंदर, लेकिन आप इसको इस तरह से समझें कि मैं पहले एमसीपी सर्वर से क्या मांगूंगा, टूल्स की सारी लिस्ट मांगूंगा। तो मेरा एमसीपी सर्वर क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट टूल रिस्पॉन्स। तो ये मेरे पास एमसीपी सर्वर मेरे पास टूल्स की जो लिस्ट है वो रिस्पॉन्स में देगा। किसको देगा, किसको देगा, इंटेंट एरोस कहाँ पे ले जा रहे हैं मुझे, एरोस हमें ले जा रहे हैं हमारे सर्वर पे। तो मेरे सर्वर के पास अब क्या आ गई है, लिस्ट आ गई है तमाम टूल्स की। अब मेरा सर्वर क्या करेगा, ये क्या आ रहा है, नीचे वाले मेरा सर्वर के पास टूल्स की लिस्ट आ गई। अब मेरे सर्वर के पास क्या चीज़ मौजूद है, यूज़र का प्रॉम्प्ट, व्हाट रिपोजिटरीज डू आई हैव, वो यूज़र ने प्रॉम्प्ट किया। तो मेरा सर्वर क्या करेगा, जो क्यूरी थी, जो यूज़र का प्रॉम्प्ट था, उसको मिलाएगा किसके साथ, जितने भी एमसीपी सर्वर के टूल्स हैं उनके साथ मिलाएगा। किसको भेजेगा, इसको भेजेगा, ये एरो जा रहा है आगे की तरफ और ये एरो जा रहा है किसके पास, प्लॉट किया है इस केस में LLM। यहाँ पे जेमिनी भी हो सकता था, यहाँ पे GPT-4 भी हो सकता था, कोई भी LLM हो सकता। तो LLM के पास क्या रिस्पॉन्स में जा रहा है, एमसीपी सर्वर टूल्स की लिस्ट जा रही है। तो जब ये लिस्ट आपके पास LLM के पास जाएगी तो LLM क्या करेगा, LLM हमारे पास टूल यूज होता है, एजेंट्स एसडीके में पढ़ा था। क्या LLM टूल कॉल करता है या LLM बताता है कि ये टूल कॉल करना है, LLM सेल्फ टूल कॉल नहीं करता, LLM से बताता है हमारे सर्वर को कि कौन सा टूल यूज करना है, फिर हमारा सर्वर उस टूल को चलाता है। तो इस केस में LLM ने क्या बताया, टूल यूज की एक क्लास होती है, उसको यूज करते हुए LLM ने हमें बताया, इसको बताया, ये एरो कहाँ तक आ रहा है, हमारे सर्वर के पास, हमारे सर्वर को इसने बताया ये टूल यूज करना है, ये वाला एरो, टूल यूज वाला एरो हमारे सर्वर को बता रहा है कि टूल यूज करना है। फिर हमारे सर्वर ने क्या किया, हमारे सर्वर ने किसको रिक्वेस्ट भेजी, एमसीपी क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजी और उसमें एमसीपी क्लाइंट से बोला जो हमारा टूल है वो कहाँ चलेगा, हमारा टूल रखा था पहले, तो ये सवाल है एमसीपी सर्वर में, तो चलेगा कहाँ, एमसीपी सर्वर में। तो हम ये जो टूल यूज की रिक्वेस्ट है वो किसको भेजेंगे, वापस हमारे एमसीपी सर्वर को भेजेंगे। और इस केस में एमसीपी सर्वर किसका है, किसका है, गिटहब का एमसीपी सर्वर। तो ये जो हमारी रिक्वेस्ट जाएगी वो किसको जाएगी, गिटहब के एमसीपी सर्वर को जाएगी। और गिटहब का एमसीपी सर्वर क्या चीज़ रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स रिटर्न करेगा, टूल चलाएगा। टूल चलाने के बाद सारी रिपोजिटरीज की लिस्ट किसको दे देगा, वापस
हमारे सर्वर को। हमारा सर्वर क्या करेगा, वही लिस्ट किसको भेज देगा, वही लिस्ट हमारे पास ये LLM को भेजेगा, क्लॉड को भेजेगा। और जैसे ही क्लॉड को भेजेगा, क्लॉड क्या करेगा, एक अच्छा सा मैसेज बनाएगा और फाइनली हमारा जो मैसेज है योर रिपोजिटरीज आर असाइन रिपोजिटरीज की लिस्ट फाइनली किसको चली जाएगी, हमारे यूज़र को। तो इस तरह से पूरा फ्लो चलता होता है बैकग्राउंड में। तो हमारी रिक्वेस्ट ऐसी नहीं, हमने कॉल किया डायरेक्ट MCP सर्वर पे गई, वहाँ से रिस्पॉन्स आया, हो गया था। ये पूरा आर्किटेक्चर है हमारे MCP सर्वर। ये आर्किटेक्चर जब आप रिव्यू करेंगे तो मुश्किल नहीं है, बस आपने ये एरो पढ़ना आना चाहिए इस डायग्राम को कि रिक्वेस्ट कहाँ से जा रही है और कहाँ से वापस आ रही है, वो स्टेप बाय स्टेप अभी हमने देखा। ये पूरा फ्लो होता है आपके पास जब आप MCP सर्वर को यूज़ करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को। सवाल, ये मैं नोट्स शेयर कर दिए मैंने, ये नोट्स में अपने पास जो लिया देगा, आपका जो रिसोर्स का चैनल है वहाँ मैं शेयर कर देता हूँ। नोट्स और रिसोर्सेज के अंदर ठीक है। तो ये डायग्राम उसके अंदर मौजूद है, आप लोग इसको रिव्यू कर सकते हैं। अगर MCQs में सवाल आया तो इससे रिलेटेड MCP सर्वर में ज़रूर आएगा। वो सवाल क्या हो सकते हैं कि भाई हमारा MCP क्लाइंट क्या रिक्वेस्ट भेजेगा, तो लिस्ट टूल्स रिक्वेस्ट की पहले रिक्वेस्ट भेजेगा, इस तरह का सवाल आ सकता है। हमारा MCP सर्वर क्या रिस्पॉन्स करेगा, अगर मैं लिस्ट मांगूंगा तो इस तरह का रिस्पॉन्स करेगा, तो ये आ सकता है MCP में। ये MCP सर्वर इम्प्लीमेंट करना आसान है, लेकिन इसके अंदर जो है वो वाला काम हमने पढ़ना है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि MCP सर्वर प्रैक्टिकल तो हमने कर लिया, बहुत आसान है, थ्योरी भी हमें आनी चाहिए जी। अगर नेक्स्ट फेज का करें तो यहाँ पे सेम डायग्राम रहेगी, गिटहब की जगह नेक्स्ट फेज आ जाएगी। जो नेक्स्ट फेज की डॉक्यूमेंटेशन का MCP सर्वर है, हाँ, तो यहाँ गिटहब की जगह वो आ गया। और यूज़र पे रिक्वेस्ट करेगा कि भाई मुझे आई नीड इंफॉर्मेशन अबाउट नेक्स्ट ईयर 60, तो ये प्रॉम्प्ट जब करेगा तो सेम फ्लो होगा इसी तरह। टूल अवेलेबल नहीं हो तो कौन जवाब देगा, फिर डायरेक्ट आपका LLM जवाब देगा। अगर यूज़र ने ऐसी रिक्वेस्ट कर दी जिसका टूल ही मौजूद नहीं है, तो फिर वो टूल आपका जो क्लॉड है वो टूल ही यूज़ करने का नहीं बोलेगा, क्लॉड आपको डायरेक्ट जवाब दे देगा अपने पास से। जैसे क्लॉड यहाँ पे बोल रहा है ना कि भाई ये टूल यूज़ करो, तो अगर टूल मौजूद नहीं होगा काम का तो ये टूल यूज़ वाला काम क्लॉड नहीं होगा, तो उसमें MCP सर्वर का फ्लो ही नहीं चलेगा। ठीक है, अच्छा MCP सर्वर लास्ट क्लास में हमने बनाया था और वही MCP सर्वर में चला भी देता हूँ आपके सामने। बहुत आसान है MCP सर्वर बनाना। ये मेरे पास MCP सर्वर बना हुआ है, इसके अंदर 2 टूल्स मैंने बनाए हैं, गेट वेदर का और ग्रीटिंग का एक टूल बनाया। तो हमारे पास टोटल 2 टूल्स हैं। इसको चलाने के लिए क्या कमांड चलाते थे हम, qd run यूनिकॉर्न, और हमारी फाइल का नाम है नेम, और हमारा जो वेरिएबल है जिसमें स्ट्रीमेबल HTTP यूज़ हो रहा है उसका नाम है MCP ऐप -0। तो ये हमारा MCP सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। इस MCP सर्वर को सबसे आसान तरीका क्या है टेस्ट करने का, सबसे आसान तरीका क्या है कि हमने यहाँ पर आना है दूसरे टर्मिनल पे, और हमारे पास MCP इंस्पेक्टर जो टूल है उसको यूज़ करते हुए क्या करना है, MCP सर्वर को टेस्ट करना है। तो इंस्पेक्टर कैसे चलाते हैं हम लोग, MCP dev फाइल का नाम, तो main.py, ये फाइल का नाम।
तो ये एक टूल है MCP सर्वर ने दिया है जिससे हम अपने MCP सर्वर को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे चल जाएगा अभी और उसमें फिर हम चला के देखेंगे और कुछ चीज़ें हैं समझने वाली वो समझेंगे। तो वो पहले से चल रहा है तो सारे चल रहे हैं। दोबारा चलाते हैं इंस्पेक्टर। तो इंस्पेक्टर हमारी हेल्प करेगा हमारे MCP सर्वर को टेस्ट करने के लिए, उसकी लिस्ट देखने के लिए। तो हमें ये समझना है कि भाई हमारे पास रिक्वेस्ट जारी होती है तो किस फॉर्म में हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। लास्ट क्लास में पढ़ा था दिखा रहा हूँ। तो ये जो तो ये इंस्पेक्टर हमारे पास टूल है, इसको मैं क्या करूँगा, सबसे पहले कनेक्ट करूँगा। यहाँ से कनेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इंस्पेक्टर कनेक्ट हो गया। यहाँ पे हमारे पास टूल्स का एक टैब है, प्रॉम्प्ट्स का एक टैब है। तो 3 मेन प्रिमिटिव्स है, इसके अलावा भी MCP सर्वर में फीचर है लेकिन वो अब नहीं पड़ेगी, एडवांस फीचर है। तो लेकिन उसको तक पहुँचने का हमारे पास टाइम नहीं बचेगा। तो हम मेन फीचर्स देखते हैं। टूल्स के अंदर आप देख रहे हैं सबसे पहले अगर मुझे कोई टूल कॉल करवाना है तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या रिक्वेस्ट भेजनी होगी जी, आप बताएं। हाँ, सबसे पहले हम रिक्वेस्ट भेजेंगे लिस्ट टूल की। तो जैसे ही मैं टूल रिक्वेस्ट भेजूंगा टूल लिस्ट की तो हमारे पास पहले उन टूल्स की रिक्वेस्ट आएगी। रिक्वेस्ट टूल की लिस्ट आ गई। तो हेलो का एक टूल मौजूद है और गेट वेदर का एक टूल मौजूद है। तो ये लिस्ट आ गई। नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे बता रहा होता है कि हमने रिक्वेस्ट क्या भेजी थी और रिस्पॉन्स में क्या चीज़ आई है। तो इस पर अगर मैं क्लिक करूँ इसे टूल की डिटेल नहीं बताता लेकिन थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने रिक्वेस्ट के अंदर क्या मेथड कॉल कराया था। क्या मेथड का नाम जो है हमने जेसन RPC में पढ़ा था ना, हमने मेथड का नाम बताना होता। तो ये मेथड किससे बना है, MCP सर्वर की जो लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी है उससे ये मेथड बना के दिया है tools/list। अच्छा, हमने जो रिक्वेस्ट करी है वो किस फॉर्म में करी है, ये कौन सी लैंग्वेज है, जेसन। तो MCP सर्वर में आपने याद रखना है जो भी मैं MCP सर्वर से बातचीत करूंगा जेसन में होगी। जेसन में रिक्वेस्ट करूंगा वो मुझे जेसन में ही रिस्पॉन्स करेगा। रिक्वेस्ट भेजते हुए मुझे क्या चीज़ बतानी होगी, मेथड बताऊंगा। तो MCP सर्वर में जो मेथड बताने का तरीका है तो tools/list। अगर आप कॉल करते हो तो टूल्स की लिस्ट आ जाएगी। अगर मैं resource/list करता तो किसकी लिस्ट, किसकी डेटा आता है, फाइल से। यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं रिसोर्सेज का हमारे पास क्या है। अभी बेशक हमारे पास कोई रिसोर्स हमने बनाई नहीं है, दिखा दिया था मैंने कोड लेकिन बनाई नहीं है। तो रिसोर्स के लिए मैं लिस्ट रिसोर्स पे रिक्वेस्ट भेजूंगा। जैसे ही मैंने रिक्वेस्ट भेजी तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस बार जो रिक्वेस्ट गई है वो किस तरह से गई है, resource/list। तो ये MCP सर्वर की स्पेसिफिकेशन है कि उन्होंने मेथड्स इस तरह से बनाया। रिसोर्सेज की लिस्ट चाहिए तो ये मेथड कॉल करेंगे। प्रॉम्प्ट की लिस्ट चाहिए तो क्या होगा, prompt/list। तो प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। तो ये सेम मेथड जो है इसी तरह के इन्होंने यूज़ करा है। तो ठीक है, इस रिक्वेस्ट से क्या हो रहा था, रिसोर्सेज की लिस्ट आ रही थी। इस रिक्वेस्ट से क्या हो रहा था, टूल्स की लिस्ट आ रही थी। अगर मैं किसी टूल को कॉल करता हूँ, टूल्स के मेन पे चलते हैं वापस, और यहाँ पे मेरे पास 2 टूल मौजूद है। अगर मैं इनमें से किसी टूल को कॉल करता हूँ जैसे गेट वेदर वाले को, मैंने इस पर क्लिक किया तो लेफ्ट साइड पे इसका एक यूजर इंटरफेस खुल गया। यहाँ पे मैंने इसको क्या बताना है, सिटी बताना है, कराची लिखी है।
हमारा ये जो टूल है वो हमसे एक पैरामीटर मांग रहा है, जो सिटी है। हमने कराची लिख दिया और थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पे रन टूल का ऑप्शन है। रन टूल में जब मैं क्लिक करूँगा तो कौन सा मेथड कॉल होगा, यहाँ पे देखें ना, लिस्ट मंगवानी थी, टूल स्लैश लिस्ट था, रिसोर्सेज की लिस्ट मंगवानी थी, रिसोर्सेज स्लैश लिस्ट था। इस केस में मैं लिस्ट नहीं मंगवा रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, टूल को रन कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। तो क्या मेथड हो सकता है, कौन है, क्या बात है, एक ही बंदे ने जवाब दिया और किसी को आता है जवाब। क्या नाम है आपका, आपका नाम बोलो। अनस, अनस ने जवाब दे दिया। आगे ही बता दें, आगे तो बता दें क्या मेथड होगा। जी आप किसको जवाब दे रहे हैं, भाई रात को बातें किया करो, अभी क्लास का टाइम है। नीचे मोबाइल को यूज़ करें जी। क्या है ये रन टूल का, जब मैं कॉल करूँगा तो हमारे पास यहाँ पे मेथड का नाम क्या होगा, इसका ही नाम टूल स्लैश लिस्ट। तो लिस्ट आने के लिए भी उन्होंने जवाब दिया है, टूल स्लैश लिस्ट, तो लिस्ट के लिए था। अभी मैं टूल कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ रन करके देख लेते हैं क्या मेथड का नाम है, टूल स्लैश कॉल। तो हमें इसकी स्पेसिफिकेशन से ये समझ आ रहा है कि टूल से रिलेटेड जितने भी मेथड्स होंगे वो स्टार्ट होंगे टूल स्लैश। अगर मुझे कॉल कराना हो, कॉल का मेथड यूज होगा। अगर मुझे लिस्ट चाहिए तो टूल्स स्लैश लिस्ट। ये सारी रिक्वेस्ट है हम अपने एजेंट से कर रहे होते हैं, एजेंट के थ्रू कर रहे होते हैं। ये जो आपको इंस्पेक्टर वाला टूल दिया हुआ है, इससे आसानी ये है कि भाई आपके पास ईज़िली हमारे पास टेस्टिंग का मौका हमें मिल गया। वरना आपकी जो अगला वीक होगा उसमें हम MCP सर्वर को कनेक्ट करेंगे आपका जो एजेंट SDK होगा उसके साथ। तो एजेंट SDK आपको पढ़कर आना होगा, एक दफ़ा रिव्यू करके आना होगा, क्योंकि एजेंट SDK हम नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे एजेंट SDK में MCP सर्वर अपना कैसे कनेक्ट कर सकते, बहुत आसान है यूज के लिए है। तो हमें ये समझ आया कि कोई भी रिक्वेस्ट हम भेजते हैं उसके अंदर हमें क्या बताना होता है, मेथड बताना होता है। मेथड की जो स्पेसिफिकेशन है सेम तरह की है, टूल कॉल करना है, टूल स्लैश कॉल। इसी तरह से हमारे पास इस टूल का रिस्पॉन्स आता है, जो कि टूल की लिस्ट मंगवानी है तो टूल स्लैश लिस्ट का मेथड यूज होगा। इसी तरह से हमारे पास काफ़ी सारे मेथड मैंने डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन करें। अच्छा, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट जाती है ना, पूरी रिक्वेस्ट जो जाती है वो इस तरह की रिक्वेस्ट जाती है। जब हम टूल कॉल कराते हैं इस तरह की रिक्वेस्ट जाती है, लेकिन अभी इंस्पेक्टर में आपने देखा था, इंस्पेक्टर में तो नहीं दिखा रहा था। तो इंस्पेक्टर में शॉर्ट करके वो दिखाते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में इंस्पेक्टर पूरी जो रिक्वेस्ट भेज रहा होगा JSON RPC की इस तरह से भेज रहा होगा। मेथड का नाम क्या है, टूल कॉल। जो टूल हमने कॉल करना है उसका नाम क्या है, गेट वेदर। गेट वेदर के अंदर जो आर्गुमेंट हमने सिटी पास किया है वो क्या है, कराची। तो बैकग्राउंड में जो रिक्वेस्ट जा रही होगी, अगर मुझे पोस्टमैन से रिक्वेस्ट भेजनी है तो मैं इस तरह से भेजूँ, पोस्टमैन से भी भेज सकता हूँ। लेकिन जो है हमारे पास अच्छी चीज़ ये है कि हमें ये वाला पार्ट करने की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ती। हमें कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो जेसन से रिक्वेस्ट जाएगी, जेसन में रिस्पॉन्स आएगा, और मेथड जितने भी हमारे पास कॉल हो रहे होते हैं तो इस फॉर्म में होगा, टूल स्लैश कॉल, टूल स्लैश लिस्ट, रिसोर्सेज स्लैश आपके पास लिस्ट, इस तरह के मेथड होंगे। लास्ट में आपका कुछ भी इससे रिलेटेड, तो लास्ट में आएगा। अच्छा, ये सर्वर का रिस्पॉन्स आ गया, जिसमें अगेन JSON RPC का वर्जन आईडी कि हम JSON RPC में पढ़ चुके हैं। नोटिफिकेशन की डिटेल अभी छोड़ देते हैं, नीचे आते हैं टाइम करना। हाँ, अब हम प्रैक्टिकल से पहले तो दो चीज़ें, एक हमारे पास चीज़ है, ठीक है,
टाइम तो है हमारे पास, 1 घंटा है ना। चले पहले ये कर लेना, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन का भी एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूँगा ताकि पर्पस समझ आ जाए आपको नोटिफिकेशन का। कोड तो हम AI से भी लिखवा सकते हैं, वो मसला नहीं है। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी तो काम करवाएंगे AI से। ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है वैसे रियल लाइफ में? एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला जो चीज़ होती है उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसी तरह से हमारी रिक्वेस्ट जा रही है MCP क्लाइंट से MCP सर्वर पे, तो हमारी जो रिक्वेस्ट है उसे भी कोई ना कोई ले जा रहा होगा, कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट होगी। वो कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और कौन सी ट्रांसपोर्ट कब यूज़ करनी चाहिए, ये हमारा अगला टॉपिक है। MCP सर्वर की एक खास बात यह है कि इसमें जो है HTTP वाली ट्रांसपोर्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। वेब सॉकेट्स जो आपने शायद देखा हो, रियल टाइम कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, वेब सॉकेट वाली ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ इससे अपने भी दिए हुए हैं, जैसे STD-IO, ये ट्रांसपोर्ट है, और दूसरा है स्ट्रीमेबल HTTP। तो ये HTTP वाली ट्रांसपोर्ट हो गई, और दूसरा है STD-IO। ये दो ट्रांसपोर्ट आपके पास मेनली MCP सर्वर में आप यूज़ कर रहे हैं। मेनली तो एक ही यूज़ कर रहे हैं, ये वाला स्ट्रीमेबल HTTP, और हमने अभी यूज़ भी किया है। अगर आपने कोड को और से देखा हो तो हमने ये यूज़ किया है, स्ट्रीमेबल ये वाला ट्रांसपोर्ट हमने यूज़ किया, लेकिन हमें समझ नहीं आया कि दोनों ट्रांसपोर्ट में क्या फ़र्क है, कौन सा ट्रांसपोर्ट कब यूज़ करना चाहिए, वो हमारी अहम चीज़ है। तो ट्रांसपोर्ट के बारे में हमें पता चल गया। ये जो ट्रांसपोर्ट है हमारी रिक्वेस्ट को MCP सर्वर पर लेके जाएगा। तो STD-IO की फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और स्ट्रीमेबल HTTP आपके पास दूसरी ट्रांसपोर्ट है। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट है हमारे पास पहली ट्रांसपोर्ट, और ये क्या है इसके लिए मैंने डायग्राम बनाई गया है। इस डायग्राम को समझ के आप मुझे बताएं। अच्छा, इसमें से ये वाला जो रोबोट है वो क्या है? MCP सर्वर। ये वाला रोबोट क्या है? क्लाइंट। तो हमें पता है कि भाई हमारी जो भी रिक्वेस्ट है वो कहाँ से कहाँ जाती है? क्लाइंट से सर्वर जाती है। अब तक हमने ये पढ़ा। इसके बीच में जो ट्रांसपोर्ट यूज हो रही है वो क्या यूज हो रही है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है STD-IO। तो STD, तो ये जो डायग्राम, ये जो आपके पास पिक्चर है, इसको देख के स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट का क्या चीज़ आपको समझ आ रही है? इसमें मल्टीपल चीज़ें आपको हो सकता है समझ आ रही हो, कुछ गलत भी हो सकती है, लेकिन बताएं कुछ तो बताएं जी। लाइव कनेक्शन बन रहा है, ठीक है, कनेक्शन सही। और एक चीज़ इन्होंने बताई, कनेक्शन बन रहा है सबसे पहले, ठीक है, क्लाइंट का सर्वर के साथ कनेक्शन बन गया एक पाइप के थ्रू। और इसी क्यों आ गया आपको डिलीवरी कर दिया, सर्वर को रोजा है, ठीक है जी। डेटा और फाइल्स जाएंगे ना जी, दोबारा बोलिए। डेटा और फाइल जो भी हमारी वर्किंग होगी, जो भी हमारा कोड होगा, जो भी हमारी रिक्वेस्ट होगी क्लाइंट करेगा, कोई भी टूल कॉल की रिक्वेस्ट हो सकती है, लिस्ट की रिक्वेस्ट हो सकती है, तो वो किसके थ्रू जाएगी? जो पाइप इन्होंने बनाया ना, इसके थ्रू जाएगी। मतलब ये ट्रांसपोर्ट जो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इसके थ्रू जाएगी रिक्वेस्ट, और इसी के थ्रू रिस्पॉन्स आएगा। तो नॉर्मल सी चीज़ है, सिंपल HTTP में भी यही हो रहा होता है कि आप रिक्वेस्ट करते हो और रिस्पॉन्स आ रहा होता है, यहाँ भी वही चीज़ होगी। फ़र्क क्या है? एक चीज़ आप नोट करें, ये बैठे हैं एक ही टेबल पर,
जी आप कुछ कहें? दोबारा बोलें। सारी वर्किंग सर्वर पे हुई है, क्लाइंट आराम कर रहा होता है, रिक्वेस्ट भेज रहा होता है। ये तो नॉर्मल ट्रांसपोर्ट में इंटरनेशनल लेवल पे होगा ये। हम क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर को फास्ट इंटरनेट यूज करते हुए वो सारी वर्किंग करता है और हमें रिस्पॉन्स भेजते हैं। इस डायग्राम में क्या एक चीज ये है कि एक दोबारा बोल रहे लोकल पे काम करता है, ये काम लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है लेकिन सही कह रहा है। क्यों लोकल पे काम करते हैं ये सब आते हैं, डिप्लॉय करके भी काम करा सकते हैं, लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि इस डायग्राम में आपने नोट किया कि एक टेबल के अंदर दोनों चीज़ें मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि भाई हमारे पास क्लाइंट भी एक ही जगह पे होगा, सर्वर भी एक ही जगह पे। ऐसा नहीं हो सकता कि क्लाइंट मैंने इस कंप्यूटर में बनाया है और सर्वर किसी और ने अपने कंप्यूटर में बनाया, तो मैं अपने क्लाइंट से कनेक्ट करूँगा उसके सर्वर के साथ, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा हूँ STD IO, STD जो ये वाली ट्रांसपोर्ट है STD IO वाली, इसमें पहली शर्त ये है कि आपका क्लाइंट भी उसी जगह पे होना चाहिए जहाँ पे आपका सर्वर है, तभी वो बातचीत कर सकते हैं। दूसरा क्या इसमें खास बात है, यानी कि तो सेम ही पोजीशन पर हो दोनों। हाँ मतलब एक ही कंप्यूटर में एक ही जगह। नॉर्मल API जो होते हैं उसमें ये होता है कि मेरे कंप्यूटर से मैं किसी और की API कॉल कर रहा हूँ, तो वो उसके कंप्यूटर में API बनी हुई है, मैं अपने कंप्यूटर से कॉल कर रहा हूँ, तो ये नॉर्मल HTTP के अंदर होता था। STD IO का पहला रूल पता चल गया, एक ही जगह होना चाहिए, और एक ही जगह हमारे पास ये पाइप बना हुआ है, पाइप के साथ ये एक एरो बना हुआ है। ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, सर दोनों एक साथ वर्किंग करते हैं। क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है पाइप के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू, सर्वर रिस्पॉन्स भेज रहा है। नॉर्मल जो आपके पास APIs होते हैं उसके अंदर क्या होता है, क्लाइंट ही सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है। ऐसा कभी होता है कि सर्वर क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेज रहा है, नहीं होता है। हमेशा क्लाइंट सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता है बाय डिफॉल्ट। इसके अंदर क्या फीचर है, क्योंकि पाइप बनी है और ये कनेक्टेड है दोनों के कंप्यूटर से, तो अगर चाहे सर्वर भी क्लाइंट को क्या भेज सकता है, रिक्वेस्ट भेज सकता है। क्या रिक्वेस्ट भेज सकता है कि भाई फॉर एग्जांपल एक रिक्वेस्ट भेजी कि भाई क्लाइंट कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहा है, तो ये सर्वर ने रिक्वेस्ट भेजी क्लाइंट को, क्लाइंट रिस्पॉन्स कर रहा है। ये बाई डायरेक्शनल होता है, सर्वर भी रिक्वेस्ट कर सकता है, क्लाइंट भी रिक्वेस्ट कर सकता है। अमूमन जो हम करेंगे वो जाहिर है क्लाइंट टू सर्वर हमारे पास कम्युनिकेशन होगी, लेकिन इस ट्रांसपोर्ट के अंदर एक फीचर ये भी है कि सर्वर टू क्लाइंट भी आप करा सकते हैं। मतलब सर्वर भी कोई रिक्वेस्ट भेज सकता है, कभी क्लाइंट उदास हो सकता है, सर्वर भी खुश हो सकता है और क्लाइंट भी उदास हो सकता है इस केस में। तो हमारे पास बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगी, इसका मतलब क्लाइंट भी रिक्वेस्ट भेज सकता है और सर्वर भी रिक्वेस्ट भेज सकता है। तो बस ये तीन सी चीज़ें इसके अंदर, यही चीज़ें जी। दोबारा बोलें किसका, ये ऐसी ही है, ये उसने जनरेट कर दिया, अपना उससे बोलता है इसको बॉस हटाओ, इसको एम्प्लॉई हटाओ, ये मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये मैं बॉस को भी लिख दिया, बट जो है क्लाइंट रिक्वेस्ट भेज रहा है, सर्वर भी रिक्वेस्ट भेज सकता है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इस पर ड्रॉबैक क्या है, क्या ड्रॉबैक समझ आ रहा है, बता चुका हूँ वैसे मैं अपनी बातें में। टाइम ज़्यादा लग सकता है कि अगर उसको भी कुछ नहीं समझ में आए तो नहीं, टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा क्योंकि दोनों एक ही जगह पे बैठे हुए हैं ना। तो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास यहाँ पे MCP सर्वर बैठा हुआ है, मैं इससे कोई भी रिक्वेस्ट करूँगा तो मुझे जल्दी जवाब देगा, बजाय इसके कि कोई और किसी और को मैं रिक्वेस्ट भेजूँ तो वो प्रोसेस करे, फिर वहाँ से मुझे रिस्पॉन्स वापस सर ये हमारा एग्जैक्ट जवाब तो नहीं दे सकता, दे सकता है, डायरेक्ट जवाब नहीं दे सकता। जैसे आपने मैंने इससे पूछा कि भाई मेरे क्लाइंट ने पूछा सर्वर से मेरे पास कौन सी टूल्स की लिस्ट है, तो सर्वर डायरेक्ट जवाब दे देगा। हाँ, बस मैंने फीचर इसका बता दिया कि इन केस अगर आप चाह रहे हो सर्वर से क्लाइंट को रिक्वेस्ट भेजना तो आप भेज सकते हो, ज़रूरी नहीं भेजो, लेकिन एक फीचर है भेज सकते हो जी।
ड्रॉबैक क्या है इसके अंदर? ये ड्रॉबैक तो नहीं, तो फायदा है ना। रिक्वेस्ट नहीं, एक साथ नहीं होगी, नहीं ये ड्रॉबैक नहीं है। दूसरे सिस्टम यहाँ से मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ क्लाइंट से, सर्वर भी अगर चाहे कोई नोटिफिकेशन भेजना तो सर्वर भेज सकता है डायरेक्टली, उसमें कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया कि एक पाइप में दोनों टकरा गए। जी दूसरे सिस्टम को ऐसे लोकल नेटवर्क, ने भाई जवाब दिया है कि लोकल में यूज होगा, वो तो इन्होंने भी दिया था। लोकल में यूज होने का ये मतलब है कि भाई दोनों चीज़ें एक ही जगह पे चलेंगी, जो कि स्केलेबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसको उठा के डिप्लॉय भी कर दूं और कल को मुझे एप्लीकेशन को, अच्छा मैंने डिप्लॉय कर दिया, अब मुझे क्लाइंट को और सर्वर को दोनों को एक ही जगह डिप्लॉय करना पड़ेगा, दोनों साथ में डिप्लॉय। लेकिन अगर मैं अपने MCP सर्वर को किसी और एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं कर पाऊँगा? नहीं कर पाऊँगा। एक ही एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हो पाएगा, क्योंकि सर्वर और क्लाइंट कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं? STDI। तो दोनों एक ही जगह कनेक्ट होंगे और एक ही जगह चलेंगे, तो फिर तो फ़ायदा नहीं है ना, तो इसको कहाँ यूज़ करेंगे? जैसे इन्होंने जवाब दिया कि आप लोकल में अगर आप वर्किंग कर रहे हैं, जैसे हम कंप्यूटर में वर्किंग कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो हम उस केस में ये यूज़ कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन में हम ये वाली ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करेंगे। हम कौन सी यूज़ करेंगे? वो अगली बात ये है, तो स्ट्रीमेबल एचटीटीपी, तो उसकी भी डायग्राम है, डायग्राम नहीं है, लेकिन सिंपल है। इसमें इस वाले ट्रांसपोर्ट में ये फ़ायदा है कि मेरा MCP सर्वर कहीं पर भी बैठा हो सकता है और मैं उस MCP सर्वर को कहीं से भी रिक्वेस्ट भेज सकता हूँ। स्ट्रीमेबल HTTP जो है मेरी रिक्वेस्ट लेके जाएगा और रिस्पॉन्स लेकर आएगा। ये कैसे समझे? इसमें क्या चीज़ मिसिंग है जो ऊपर वाले में थी और इसमें नहीं है? लोकल नेटवर्क स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, वो तो ट्रांसपोर्ट हो गई ना, कि ऊपर वाले की जो नाम था वो था स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, इस वाले का नाम है स्ट्रीमेबल HTTP। मेरा ये सवाल है, इसमें ऐसा कौन सा फीचर सर्वर रिक्वेस्ट मौजूद है? सर्वर रिक्वेस्ट सो गए थे? रात में सो गए जब ये भी जाग रहे। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पे एक फीचर ये मौजूद नहीं है स्ट्रीमेबल HTTP के अंदर कि सर्वर रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। इसके अंदर क्या था? क्लाइंट भी रिक्वेस्ट भेज रहा था, सर्वर भी रिक्वेस्ट भेज सकता था अगर चाहे तो। बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन थी। स्ट्रीमेबल HTTP में एक ही डायरेक्शन में कम्युनिकेशन होती है। REST API में यही होता है ना, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं, रिस्पॉन्स आता है। लेकिन ये तो कोई प्रॉब्लम हो गई भाई, फिर या तो फिर ये यूज़ करो या वो यूज़ करो। होना क्या चाहिए था? स्ट्रीमेबल HTTP के अंदर भी हमारे पास ये वाला फीचर होना चाहिए था, जिसमें सर्वर क्लाइंट को डेटा देगा। अब वो कब भेजता है? जब नोटिफिकेशन भेजनी होती है। उस केस में क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट नहीं भेजता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में इसने हमारी हेल्प करी है। स्ट्रीमेबल HTTP के अंदर एक फीचर इन्होंने ऐड किया है जिसका नाम है SSE। फुल फॉर्म क्या है इसकी? सर्वर सेंड इवेंट। अब ये डायग्राम को समझिए, क्या हुआ यहाँ पे? क्लाइंट ने सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी, कनेक्शन बन गया, सर्वर ने उसके साथ हाथ मिला दिया। अब क्या होगा कि सबसे पहले ये यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजेगा SSE स्ट्रीम ओपन। इसका मतलब ये है कि अब सर्वर क्या करेगा? वो क्लाइंट और अपने दरमियान एक पाइप बनाएगा और वो पाइप सर्वर से क्लाइंट में कनेक्टेड रहेगा। पाइप बनाने से क्या फ़ायदा हुआ? अब सर्वर क्या भेज सकता है?
नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, जैसे फेसबुक के नोटिफिकेशन आते हैं ना, सर्वर की तरफ से आपको आता है खुद ब खुद, इसी तरह से आपका सर्वर क्या भेज रहा होगा, नोटिफिकेशंस भेज रहा होगा क्लाइंट को। क्लाइंट रिक्वेस्ट नहीं करेगा, क्लाइंट ने एक दफ़ा बस कनेक्शन बनाने की रिक्वेस्ट करनी है, सर्वर क्या करेगा, उसके साथ कनेक्शन बनाएगा। अब सर्वर क्या कर सकता है, मैसेज भेज सकता है, 1 2 3 जितने मैसेज भेजना चाहे भेज सकता है। और लास्ट में सर्वर क्या करेगा, जब सारी नोटिफिकेशन सेंड हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैंने वाईफाई बंद कर दिया अपना, तो वाईफाई बंद होने की सूरत में क्या होगा, मेरा कनेक्शन जो हैंडशेक हुआ हुआ था, जो पाइप बना हुआ था, वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये SSE में भी हमारे पास हो, स्ट्रीमेबल HTTP के अंदर भी हमारे पास बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो सकी, किसकी वजह से, SSE सर्वर सेंड इवेंट के फीचर की वजह से। और ये सारी भी मुश्किल है, लेकिन इसका प्रैक्टिकल बहुत आसान है। और वो प्रैक्टिकल आसान इसलिए है कि इसके अंदर SSE इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको कोई बहुत सारा कोड नहीं लिखना होगा, 2-3 लाइनों का कोड है वो लिखना होगा, SSE इम्प्लीमेंट होगा। और वो मैं बताता हूँ क्या है। तो ये हमारे पास जो है थ्योरी थी, और ये मैं आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगा। ये MCQs के हवाले से आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें हैं, लेकिन ज़ाहिर हम टाइम की लिमिटेशन की वजह से सब नहीं कर सकते। फिलहाल हम ये करते हैं कि पहले हम क्या करते हैं, STDIO का MCP सर्वर बनाते हैं, और वो देखते हैं कैसे बनता है, और उसको किसके साथ कनेक्ट करते हैं, क्लाउड डेस्कटॉप की जो एप्लीकेशन है उसके साथ। क्लाउड डेस्कटॉप की एप्लीकेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लाउड डेस्कटॉप की एप्लीकेशन आपके पास ये रही। ये बिल्कुल ChatGPT अगर आप यूज़ करें तो उसी की तरह है। ये मैंने डाउनलोड कर लिया, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में क्लाउड कोड चल रहा है। मैं चाह रहा हूँ मेरे क्लाउड कोड, ये जो क्लाउड कोड है, इससे मैं रिक्वेस्ट भेजूँ अपने MCP सर्वर। तो ये काम अभी हमने करना, और बहुत आसान है, इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहला काम क्या होगा जी, सबसे पहला काम क्या होगा, आप ब्लू शर्ट वाले जी, तो देख के बताया। सबसे पहले सर्वर बनाएंगे। सर्वर बनाना वही बहुत आसान है, वो इंपोर्ट करेंगे फास्ट MCP को, और MCP के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। इनिशियलाइज करने के बाद फिर MCP.tool के डेकोरेटर से हम क्या बना सकते हैं, अपने जो भी टूल हैं वो बना सकते हैं। गेट वेदर का टूल हो गया हमारे पास, ऐड नंबर्स का टूल हो गया, और रिसोर्सेज भी बना सकते हैं। इस केस में आप देख रहे हैं रिसोर्स किस चीज़ की है, अच्छा तो मैंने चेंज कर दिया, इसको वैसे ही कर देते हैं। रिसोर्स हमारे पास है इस बार नोट्स की, ठीक है। तो इसके अंदर हम रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन इसका कोड मैंने लिख दिया है कि इन केस अगर आपको इससे रिलेटेड कोड निकालना हो तो लास्ट में सिंपल। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ नोट किया, यहाँ पे आपके पास एक चीज़ हमने नहीं लगाई, पहले हम लगाते थे स्टेटलेस HTTP =2 हम लिखते थे। इस केस में हमने वो नहीं लगाया, हमने डिफ़ॉल्ट में रहने दिया। डिफ़ॉल्ट में ज़ाहिर क्या होगा, फॉल्स होगा। और फिर हमने क्या किया, अपना MCP सर्वर बनाया। लास्ट में हमने स्ट्रीमेबल HTTP का जो फंक्शन था वो भी यूज़ नहीं किया, हमने सिंपल MCP.run का फंक्शन कॉल किया और अपने सर्वर को चला दिया। तो जब मैं इस तरह से अपना MCP सर्वर बनाता हूँ, उसको कॉपी करते हैं और कोड डालेंगे। ये मेरा MCP सर्वर है, लास्ट क्लास वाला। इसको मैं जल्दी से कर्सर पे खोल लेता हूँ।
और ये चेंजेस कर देता हूँ ताकि मेरा MCP सर्वर तैयार हो जाए। कौन सी ट्रांसपोर्ट ये यूज़ कर रहा है? बाय डिफ़ॉल्ट ये जो ट्रांसपोर्ट यूज़ करता है वो है STDIO। मुझे ट्रांसपोर्ट चेंज करनी है तो मैं चेंज कर दूंगा स्ट्रीमेबल HTTP से। तो वो बहुत आसान है, स्ट्रीमेबल HTTP का फंक्शन कॉल करते हैं और बोल करते हैं। फिलहाल यार ये चल जाए जल्दी से। भाई ओके, ये खुल गया और main.py के अंदर थोड़ी सी चेंजेस मैंने करनी है। सबसे पहले ओके, इसी में आप लोग मुझे बताएं क्या चेंजेस मैं करूँगा। तो ये STDIO वाली ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा। सबसे पहले स्टेटलेस HTTP टूल को मैंने हटाना होगा। वो जो सर्वर सेंड इवेंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया था, वो इम्प्लीमेंट करने वाला जो पार्ट था वो इसमें हो गया। सर्वर सेंड इवेंट इम्प्लीमेंट हो गया है, बस इसमें मुझे ज़ाहिर है एडिशनल कुछ कोड लिखना पड़ेगा। लेकिन उस सेटिंग्स को इनेबल करने के लिए आपने स्टेटलेस HTTP को हटा देना, मतलब डिफ़ॉल्ट रहने देना। तो SSE का फीचर ऐड हो जाएगा, फिर उससे रिलेटेड कुछ कोड है वो लिखना पड़ता है, लेकिन फिलहाल उसको छोड़ देना है। यहाँ पर आते हैं, लास्ट में क्या चीज़ हटानी है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, MCP डॉट क्या फंक्शन था, रन कर दो, बस सही है। सेव करते हैं, पर कितनी सी चीज़ थी। तो अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास कौन सी ट्रांसपोर्ट यहाँ पे यूज़ हो रही है, STDIO, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली। इसका मतलब ये है कि स्टैंडर्ड ये जो MCP सर्वर मैंने बनाया ये मैं किसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, सिर्फ अपने कंप्यूटर में जो एप्लीकेशन है उनके साथ। तो ये इसका एक ड्रॉबैक है, लेकिन डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो ठीक है। इसको चलाने का क्या तरीका होगा, आप सिंपल लिखोगे UV रन, कौन सी फाइल हमारे पास, main.py, एंटर करूँगा, ये स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हम इसको स्टार्ट इस तरह से नहीं करते। मैं चाह रहा हूँ कि ये जो MCP सर्वर मैंने बनाया है STDIO वाली ट्रांसपोर्ट से, इसको मैं कनेक्ट कर दूँ क्लाउड के साथ, क्लाउड कोड के साथ भी कर सकते हैं, आप तो किसी के साथ भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत आसान है। आपने जाना है अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स में, यहाँ कोने में आइकन आ रहा है मेरी प्रोफाइल का, इस पर मैंने क्लिक करना है। सेटिंग्स पे जाना है, सेटिंग्स पे जाने के बाद मुझे जाना है, ये जूम करने के बाद ये डेवलपर का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिव नहीं होना चाहिए। ये देखें जूम कर रहा हूँ मैं तो आ गया। यहाँ कोने में एक ऑप्शन आ रहा है डेवलपर का ऑप्शन आ रहा है, ये मैंने डॉक्स में मेंशन किया हुआ है। उस ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है। सेटिंग्स में जाने के बाद तो यहाँ पे आप, अच्छा ये मेरा पहले MCP, इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका अपना MCP सर्वर है उसको कनेक्ट करा सकते हो। उसका तरीक़ाकार ये है कि आपने जाना है एडिट कॉन्फ़िग में, एडिट कॉन्फ़िग में जाना है, और एडिट कॉन्फ़िग पे जब आप जाएंगे तो आपके पास ये फाइल खुल जाएगी, ये नीचे सबसे, ये फाइल इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है। इस फाइल को मैंने कुछ नहीं करना, इसको मैं कर्सर पे खोल देता हूँ, इसको मैं कर्सर पे खोल देता हूँ। और कि जैसे ही मैंने कर्सर पे खोला तो मेरे पास कुछ इस तरह से कॉन्फ़िग की फाइल खुल गई।
ये जो आपके पास MCP सर्वर वाली की है, इसके अंदर मुझे कुछ कोड पेस्ट करना है ताकि मैं अपने लोकल MCP सर्वर को कनेक्ट कर सकूं। तो वो कोड क्या है वो मैंने डॉक्स में मेंशन किया है, ये स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ बताया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि क्लाउड डेस्कटॉप पे आपने जाना है, सेटिंग्स में जाना है, डेवलपर में जाना है, एडिट कॉन्फ़िग पे क्लिक करना है। तो आपके पास एक फाइल खुलेगी, उस फाइल को आपने कर्सर में खोलने के बाद आपने ये जो कॉन्फ़िगरेशन है एज इट इज आपने कॉपी करनी है, MCP सर्वर के अंदर पेस्ट कर देंगे। ये मैंने कॉपी करी, यहाँ पे पेस्ट कर दी बस। अब ये मुझे बताया कि ये कॉन्फ़िगरेशन, ये जो MCP सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन है मैंने क्या की है जी, मैंने कमांड चलाई है UD रन, और जो मैंने फाइल चलानी है उसका नाम, उसका पूरा पाथ मैंने दिया है। वो पाथ यही था मेरे ख्याल में कि मेरी C ड्राइव के अंदर ये पाथ रखा हुआ था। C ड्राइव के अंदर ये main.py की फाइल थी। अगर मुझे वैसे ही कॉपी करना है तो मैं राइट क्लिक करके भी इस फाइल का पाथ कॉपी कर सकता हूँ। जहाँ मेरा MCP सर्वर रखा हुआ है मैं कॉपी पाथ किया, यहाँ पर आके पाथ, बस आप लोगों को केस में पाथ चेंज होगा। जब आप पाथ पेस्ट करेंगे तो इस तरह का रेड एरर आएगा। कुछ नहीं करना, जहाँ बैकस्लैश लगा हुआ है वहाँ 2 बैकस्लैश लगा देना, ये फिक्स हो जाएगा। जहाँ जहाँ रेड बैकस्लैश लगेगा वहाँ 2 स्लैशेस लगा दें, बैकस्लैश, और ये पाथ फिक्स हो जाएगा। हो गया फिक्स बस। तो जब मैं इस MCP सर्वर को क्लाउड कोड को दे रहा हूँ तो मेरे बिहाफ में मेरा MCP सर्वर कौन चलाएगा? क्लाउड डेस्कटॉप की एप्लीकेशन चलाएगा। इस फाइल में चेंजेस करने के बाद मैंने करना है सेव करने के बाद मैं इसको बंद करता हूँ। क्लाउड कोड था उसको भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्विट करना पड़ेगा, पहले रीस्टार्ट करना है ना। यहाँ से सबसे पहले मैं क्विट करूँगा बॉटम से। क्विट करने के बाद मैं इसको दोबारा खोलूँगा, रीस्टार्ट करूँगा। रीस्टार्ट जब मैं करूँगा तो होपफुली मेरा जो MCP सर्वर है वो मेरे क्लाउड डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट हो जाएगा। चेक करना है हुआ भी नहीं हुआ, एक तो मैं मैसेज करके चेक कर सकता हूँ कि भाई मेरा MCP सर्वर कॉल करो जिसके अंदर गेट वेदर का फंक्शन है, या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अच्छा, एरर आ गया जिसमें जो है कोई गलती मैंने करी है, तो उसको फिक्स करने के लिए वापस मुझे कॉन्फ़िग फाइल में जाना होगा। कॉन्फ़िग फाइल आ गई, ये रही कॉन्फ़िग फाइल। क्या गलती करी है मेरे ख्याल में UD की वजह से नहीं चल रहा, तो अगर मैं पाइथन से चलाऊं ऐसे तो होपफुली चल जाएगा। मैं डॉक्स में भी शायद UD दिया, UD से हो गया। UD वाला नहीं चल रहा, पाइथन वाला चला दिया। तो पाइथन के थ्रू मैं main.py की फाइल चलाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स सी चलता है नहीं चलता। तो अगेन मुझे रीस्टार्ट करना होगा क्योंकि मैंने कॉन्फ़िग फाइल में चेंजेस करी। तो मैं इसको क्विट करूँगा, पहले वापस क्लाउड कोड खोलूँगा, क्लाउड डेस्कटॉप खोलूँगा। इसकी ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और करनी चाहिए। इसमें जो फीचर है कोवर्क का वो बड़ा अच्छा है, ये भी हम किसी क्लास में शॉर्ट नोट के तौर पे देख लेंगे। अच्छा, देखते हैं हुआ नहीं हुआ। चेक करने के लिए आप लोग, वैसे तो यहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है अगर एरर आया हो, लेकिन मुझे कंफर्म करना है हुआ सही नहीं हुआ। तो मैं वापस जाऊँगा सेटिंग्स पे वापस जाऊँगा, और सेटिंग्स पे जाने के बाद कहाँ जाते थे हम लोग? डेवलपर पे जाते थे। डेवलपर पे जाते थे। ये एरर जो है ये इससे रिलेटेड नहीं है मेरे पास, किसी और से रिलेटेड है, इसको इग्नोर करें। तो मेरा जो MCP सर्वर है वो हो गया कनेक्ट, रनिंग लिखा आ रहा है तो इसका मतलब हो गया।
तो अब अगर मैं इसको टेस्ट करना चाहूँ, अच्छा ये पाइथन की कमांड से करेगा, इसको मैं फिक्स कर देता हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि यूवी इसके पास इंस्टॉल नहीं है मेरे ख्याल में, शायद इसलिए मसला कर रहा है। तो इसको आप सिंपली कमांड को हटा कमांड की जगह पे आप पाइथन रख दें, यूवी ना यूज़ करें, सेव कर लेना इसे। और यहाँ पर भी मैं आता हूँ, MCP सर्वर कनेक्ट हो गया मेरा। कनेक्ट होने के बाद अब इसको टेस्ट करना है भाई, मैं जाता हूँ अपने क्लॉड की एप्लीकेशन में, और यहाँ पे मेरे पास कौन कौन से टूल्स हैं। गेट वेदर का एक टूल है और हेलो का एक टूल है। तो गेट वेदर वाले टूल को कॉल कराने की कोशिश करते हैं यहाँ से। उसका तरीक़ेकार क्या होगा, मैं इसको फोर्सफुली बोलना होगा, वरना अगर मैं बोलूँगा वेदर बताने के लिए तो अपने पास से बता देगा। मैं इससे बोलता हूँ भाई MCP सर्वर को यूज़ करते हुए मुझे वेदर बताओ। गेट वेदर यूजिंग माई MCP सर्वर। देखते हैं ये मेरे MCP सर्वर का जो टूल है उसको कॉल करेगा नहीं करेगा। तो ये इम्प्लीमेंटेशन बताने का मकसद ये है कि आप अपने MCP सर्वर को किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम के साथ भी कर सकते हैं। MCP सर्वर बना लें, उसको किसी भी एजेंट के साथ कनेक्ट हो जाएगा, वो कोई एडिशनल काम नहीं करना, सिर्फ मैंने कनेक्शन बनाने के तरीका बताएगा बस। क्लाउड डेस्कटॉप को कुछ आया था लेकिन मैंने थिंकिंग मोड डिसेबल किया तो ये चला गया। गेट वेदर यूजिंग माई MCP सर्वर। देखते हैं ये MCP सर्वर को कॉल कर हो गया। दोबारा इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं, दोबारा रिक्वेस्ट भेजते हैं। गेट वेदर यूजिंग माई MCP सर्वर। क्या हो रही है, क्लाउड मुझसे परमिशन मांग रहा है कि भाई मैं MCP सर्वर के अंदर गेट वेदर वाले टूल को कॉल करने वाला हूँ, क्या आप अलाउ कर रहे हो? तो मैं ऑलवेज अलाउ भी कर सकता हूँ, अलाउ वंस भी कर सकता हूँ। अलाउ ऑलवेज कर देते हैं। जैसे ही मैंने ऑलवेज किया तो इसने क्या किया, वेदर निकाल के दे दिया, और ये वही वेदर है जो मैंने अपने टूल के अंदर बताया हुआ था। और ये कराची इसने अपनी तरफ से इसलिए डाल दिया क्योंकि मैं बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करता रहता हूँ, मेरी लोकेशन निकाली है इसने। लेकिन अगर मैं कोई और सिटी भी डालता तो उसका जवाब भी वो दे देगा, द वेदर इन सिटी इज सन, तो वही जवाब इसने दिया। तो आपने अभी देखा किस तरह से MCP सर्वर को क्लाउड डेस्कटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं। अगली क्लास में हम ये भी देखेंगे MCP सर्वर को एजेंट्स SDK के साथ कनेक्ट कैसे करना है। सवाल, कौन सा ट्रांसपोर्ट मैंने यूज़ किया? STD-IO। स्ट्रीमेबल HTTP में करना हो तो कोई मुश्किल है? उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन में मैंने लिखा हुआ है कि ये हमने STD-IO डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर दिया। डेवलपमेंट के लिए हम चाहे तो स्ट्रीमेबल HTTP भी यूज़ कर लें, मसला नहीं है। तो STD-IO बस है मौजूद, मर्जी आप लोग यूज़ करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहे नहीं करें। तो बॉक्स बनाते हुए मैंने कहा भाई जेमिनी से इमेजेस भी जनरेट करा लूँगा। खैर हाँ, अगर मुझे स्ट्रीमेबल HTTP बनाना है, यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, क्लाउड डेस्कटॉप डजंट नेटिवली सपोर्ट HTTP ट्रांसपोर्ट फॉर लोकल होस्ट। मतलब कि अगर मुझे अपना कोई स्ट्रीमेबल HTTP जो लोकली चल रहा है मेरे पास, वो अगर क्लाउड कोड में चलाना है तो ऐसे डायरेक्ट नहीं चला सकता। मुझे क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? MCP रिमोट का एक पैकेज है, ये इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि npm इंस्टॉल से हो जाएगा इंस्टॉल। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर MCP.streamable HTTP बस इसको कर देना है और ये यूनिकॉर्न को यूज़ करते हुए इसको चला देना। तो सेम कोड है,
इस बार जो हमारे पास टूल्स है वो ऐड नंबर का टूल है और गेट वेदर का टूल है। तो क्विकली मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ और अपने पास यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसको हम कहने सही है स्टेटलेस टूल ही करते हैं। बस इसको मैं सेव करूँगा। दो टूल्स है, याद रखिएगा, गेट वेदर और ऐड नंबर। इसको क्लाउड कोड के साथ अगर मुझे कनेक्ट करना है क्या तरीक़ेकार होगा, ये मैं अपने पास चला के भी चेक कर सकता हूँ, लेकिन ये वाला स्टेप ऑप्शनल है। मैं कहाँ से चलाऊँगा इसे? मैं चलाऊँगा अपने पास, सबसे पहले मुझे अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोलना होगा, उसके अंदर ये पैकेज इंस्टॉल करना होगा MCP। ये पैकेज हमारी हेल्प करेगा ग्लोबल अपना स्ट्रीमेबल HTTP जो MCP सर्वर है उसे चलाने में। किसकी कमांड से कौन पूछेगी? हाँ, इसमें देखते हैं UV की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं दिखाता हूँ अभी नीचे वाले स्टेप में। वो STDIO कनेक्ट करने का कोड था जो ऊपर मैंने दिखाया था, पाइथन से हम चलाते थे। नीचे जो हमारा कोड है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। फिलहाल मैं आता हूँ यहाँ CMD पे, कमांड प्रॉम्प्ट पे npm install -g MCP add। -g का मतलब पूछ लूँ किसी से भी, नहीं पता हुआ तो फंस जाएंगे। हाँ पूछ लूँ, हाँ पूछ लूँ इनसे बोलने वाले को देख लो, लाग है यहाँ पे देख लीजिए। -g मतलब ग्लोबल पता है ना हालात। तो ये पैकेज आपने इंस्टॉल करना है, ये पैकेज आपकी हेल्प करेगा स्ट्रीमेबल HTTP को, जो आपका MCP सर्वर है उसको किसके साथ कनेक्ट करने में, MCP सर्वर के साथ। क्या चीज़ चेंज करनी है बस मुझे, STDIO में यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पाइथन और फाइल का नाम, यहाँ पे आर्ग्स के अंदर, आर्गुमेंट्स के अंदर फाइल का पाथ का भी है। इस केस में क्या करना है मुझे, क्योंकि अब हमारे पास जितने भी स्ट्रीमेबल HTTP के को जब हम चलाते हैं तो उसका क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है इसका, जब भी हम स्ट्रीमेबल HTTP ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हुए MCP सर्वर चलाते हैं तो उसका हमें क्या मिलता है, अरे बता दो भाई, URL मिलता है। सिंपल सी चीज़ है, लोकल होस्ट 8000 में हमारा चलता है MCP सर्वर। तो बस ये चेंजेस करने हैं। तो वापस मैं अपनी क्लाउड कोड की जो कॉन्फ़िग थी मेरे पास पहले से खुली हुई है, अगर आपके पास सही खुली थी डेस्कटॉप में जाओ, सेटिंग्स पे जाओ, डेवलपर में जाओ, वहाँ एडिट कॉन्फ़िग पे जाओ, ये खुल जाएगा फाइल। क्या चेंज करना था मुझे, MCP URL से पहले कमांड्स के अंदर मुझे लिखना था MCP मोड, और यहाँ पे मुझे क्या लिखना था, HTTP। हमारा जो MCP सर्वर चलता है कौन सी पोर्ट पे चलता है, लोकल होस्ट 8000 और साथ में /MCP भी लगता है। सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे मैं चलाऊंगा, चल जाएगा। अरे रिस्टार्ट कौन करेगा, हर दफ़ा कॉन्फ़िग में चेंज करने के बाद क्लाउड डेस्कटॉप की जो ऐप है उसको रिस्टार्ट करना होगा। तो अब क्या प्रॉब्लम है चेक करने के लिए कि चल रहा है नहीं चल रहा। What is the weather? What is the weather in Karachi?
तो जब मैं ये लिखूंगा तो ये मुझे क्या बताएगा, वेदर बताएगा। लेकिन यहाँ भाई क्या आ गया, एरर आ गया। एरर क्यों आ गया भाई, ये तो लिखा है, ये एमसीबी रिमोट सही लिखा है मैंने, एमसीबी रिमोट आर्ट्स के अंदर मुझे यूआरएल डालना था, यूआरएल भी सही डाला मैंने, कुछ स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं करी हुई। और आपने वो नहीं एरो की नहीं डाला, एरो की नहीं लगाई। क्या नहीं लगा है, ग्रेटर एरो लेस देंगे तो नहीं लगा। ग्रेटर और नहीं वो नहीं लगेगा। इसके अलावा लोकल होस्ट 8000/MCB, ये क्या क्या आ रहा है, फेल हो गया कनेक्ट होने को। main.py की चेंजेस मैंने, अच्छा मुझे एक दफ़ा ये सर्वर भी चलाना होगा मेरे ख्याल में। सर्वर चलाने के लिए यूवी रन यूवीकॉन से भी चला सकता हूँ। दूसरा, इस बार मैंने यूवीकॉन का जो कोड है वो लास्ट में लिख दिया है, तो अगर मैं यूवी रन main.py भी चलाऊँ तो मेरा MCB सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। यूवी रन main.py, तो वो जो डॉक्स के अंदर मैंने ऑप्शन लिखा था वो शायद हटाना पड़ेगा। ये वाला स्टेप हमने स्किप किया था। फाइल का नाम है हमारे केस में main.py। ठीक है, तो इसको मैंने चला दिया है। अपने सबसे पहले MCB सर्वर को चला लेना है, उसके बाद मैं क्लाउड कोड में कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। कैसे करेंगे, दोबारा से रीस्टार्ट करूँ, वेट करते हैं सर, क्लाउड कोड को फिर से ओपन करते हैं और इस बार जो खुली है व्हाट इज द वेदर वाली स्क्रीन में मैं बोल, वेदर इन कराची। ठीक है, कोई एरर तो नहीं आ रहा, साइड से आता है ना एरर, वो तो नहीं आ रहा। इसका मतलब मैं सपोज कर रहा हूँ कि चल जाएगा। देखते हैं ये MCB सर्वर को कॉल करता है या अपने बात से जवाब दे देगा। शायद अपने बात से दे दे तो मैं इससे बोलूँगा कि भाई MCB सर्वर को यूज़ करो। ये वाले एरर मेरे पास आते हैं, आपके पास नहीं आएंगे। ये इसने MCB सर्वर यूज़ किया नहीं किया भाई इसने, मैं आता हूँ और इससे बोल देता हूँ यूज़ MCB सर्वर, क्योंकि मेरा टूल इतना जेनेरिक है कि वो अपने पास से ही जवाब दे रहे हैं। टूल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही इसे। जब आप अपने टूल्स बनाएंगे, फॉर एग्जांपल गेट यूज़र डिटेल्स का टूल बनाएंगे आप, तो उस केस में आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस में देखें क्या करता है ये MCB सर, M लिखा हुआ है, इसका मतलब MCB है, और ये मुझसे परमिशन मांग रहा है कि मैं गेट वेदर का टूल चला लूँ। मैं इसको अलाउ कर देता हूँ और ये गेट वेदर का टूल जब चलाएगा तो कराची का जो इसने निकाला है 40 सेंटीग्रेड इसने सेल्सियस इसने निकाला है, और यही हमने मेंशन किया था कराची का, यही मेंशन किया था। तो MCB सर्वर आपने अगर बना लिया तो आप किसी भी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। दो ट्रांसपोर्ट ऑप्शन है, STDIO स्ट्रीमेबल HTTP। नॉर्मली आप कौन सा यूज़ करेंगे, स्ट्रीमेबल HTTP वाला। वो इनपुट स्टैंडर्ड IO वाला जो है लोकली टेस्टिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके पास जो सबसे ज़्यादा यूज़ होगा स्ट्रीमेबल HTTP। तो मुझे पता है भाई आज बहुत सारी थी चीज़ें करने को, लेकिन आप यकीन करें मैंने जो सर अमीन ने टारगेट दिया था मैंने उसका 70% कराया है। सर अमीन ने हमें एक डॉक्यूमेंटेशन दी है जिसमें आप लोगों का होमवर्क भी है, और इस डॉक्यूमेंटेशन में आपके पास हो रहा नहीं है, नहीं आई
हुरैन का कुछ टाइमिंग का कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है शायद। खैर हुरैन को मैं ये भेज दूँगा। इसके ये नहीं है 3 वीक के अंदर हमने MCP सर्वर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो सारी डिटेल है, प्लस चैप्टर्स के साथ सारी चीज़ों के साथ हमारे पास पूरा MCP सर्वर हमने 3 वीक्स में पढ़ना है। तो ज़ाहिर है हमने थोड़ी स्पीड बढ़ानी होगी, और जो है मैंने इसमें फिर भी कुछ चीज़ें हो सकता है मिस कर दी हों, लेकिन आपको कोर कॉन्सेप्ट दे दिए हैं। पूरी सारी रिसोर्सेज इस डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है, कौन सी चीज़ कहाँ से पढ़नी है, कोई चीज़ मिस हो जाए तो आप इजीली पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा वीक 2 का टारगेट था। अगला रमज़ानों में जो वीक 3 होगा उसमें हमने MCP सर्वर को ख़त्म करना है। तो ये चीज़ है। किसी का कोई सवाल? जब भी हम फॉर्म देंगे तो हमें ये यूज MCP सर्वर लिखना जरूरी है क्या? नहीं, इस वाले केस में इनका सवाल ये है कि भाई क्या मुझे हर बार यूज़ MCP सर्वर लिखना होगा? नहीं, इस केस में मुझे इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि जो टूल है ना वेदर वाला, वो इतना जेनेरिक है, जो क्लॉड समझता है इसको टूल कॉल करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्लॉड अपने पास से सही जवाब दे देगा। तो इस वाले केस में जो है उसने हमारा MCP सर्वर यूज़ नहीं किया, क्योंकि हमारा वेदर का टूल किसी काम का नहीं है। और सर एक और बात पूछी थी, वहाँ पर आपने मेंशन किया हुआ था कि कराची का और लाहौर का वेदर ये है, अगर हम मेंशन ही ना करें तो ये पूछने की सर ये मेरा अपनी तरफ से जवाब दे। अगर मैं ऐसी रैंडम वैल्यू डाल दूँ या कुछ भी ना डालूँ तो ये अपनी तरफ से एलिमेंट जवाब देगा। लेकिन हमें एक्चुअल अगर वेदर चाहिए तो फिर हम क्या एक्चुअल वेदर चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ अपने टूल के अंदर क्या करेंगे? ये अच्छा सवाल है, मुझे लास्ट में ये डिस्कस करना था कि जो टूल हमने बनाएंगे बहुत बेसिक्स हैं। आप जब टूल्स बनाएंगे ना, यहाँ पे डेटाबेस कनेक्शन होगा, डेटाबेस इंटीग्रेशन होगी। हो सकता है यहाँ पे आप क्या करो, गूगल शीट की इंटीग्रेशन करो, हो सकता है आप यहाँ पे स्लैक की इंटीग्रेशन करो। अब जाहिर है वो इंटीग्रेशन करने के लिए आपको पाइथन का कोड लिखना पड़ेगा। उस पाइथन, अब आपने क्या बोला था, क्या एग्जाम्पल दी थी कि रियल वेदर का डेटा चाहिए, तो रियल वेदर का अगर मुझे डेटा चाहिए तो मुझे यहाँ पे इस टूल के अंदर क्या करना होगा, गेट वेदर डेटा की मुझे API कॉल करनी पड़ेगी। वो API मुझे इंटरनेट से निकालनी होगी, कोई देता है, उस API के थ्रू मैं डेटा फेच करूँगा और लास्ट में मैं रिटर्न दे दूँगा। जो भी चीज़ मैं रिटर्न करूँगा मेरे एजेंट के पास जाएगा। आपके टूल्स इसी तरह से बनेंगे, बस ये वाला काम आपने अपना AI से करवा लेगा, बाकी MCP सर्वर का कौन सा और ठीक है। सर जो सर एक चीज़ आपने बताई थी कि SCP इम्प्लीमेंट जब हमें करना हो तो वो हम डिफ़ॉल्ट वाला वो हटाएंगे, इसको अभी छोड़ देंगे। अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो इसमें मुझे स्टेटलेस HTTP को रिमूव करना हो। रिमूव करना हो, वो लिखना नहीं है। तो SCC इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन उसको करने के लिए मुझे एडिशनल कुछ काम नीचे करना होगा, नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए। पेपर कब है? पेपर कब है? जवाब बोलें, अगले हफ्ते ले लो। 2-4 महीने अगले रुके। हफ्ते सर बकरा ईद के बाद बकरीद ईद के बाद गर्मियों में आप लोग देंगे। दे देंगे सर। चलें, जब भी होगा पेपर अनाउंस हो जाएगा। मुझे भी नहीं पता अभी कब आप लोगों का पेपर, तो देखते हैं। ईद के बाद अभी तो लास्ट क्लास है रमज़ानों से पहले, फिर उसके बाद ईद के बाद आप लोगों की क्लास होगी। अब तक तो ये सुनने में आया। सर अमीर मज़े कर रहे हैं, नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए सर अभी। बुलाने वाले बहुत अच्छी सर उनकी जर्नी गई है। बहुत अच्छी जर्नी गई है। यही चीज़ है कि आप लोग भी जाएँ, जब तक जो लोग सिग्नल है उनके ज़्यादा चांसेस है जाने के। अभी चले जाओ, बाद में मुश्किल होती है। ठीक है, तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।